हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वॉट एवर यू फील टू कनेक्टेड विद अस। हम आपके सिलेबस का सेकंड और थर्ड मेजर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था फूड एंड न्यूट्रिशंस और वाइटामिन्स। और हम इसको पूरे चैप्टर को डिस्कस कर चुके थे, क्लोज कर चुके थे। और मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर क्लोज होने के बाद हर चैप्टर पर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो आए हुए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चन को हमें रटना नहीं है, इनसे जो भी इंफॉर्मेशन है उससे हमारा नॉलेज बिल्ड करना है और इनको प्रैक्टिस करना हमें सीखना है। तो हम शुरू करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशंस। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और एनसीईआरटी वन लाइनर को मैंने उठाए हुए हैं। जैसे एनसीईआरटी में वन लाइनर की फॉर्म में जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा उसको मैंने यहाँ ऑप्शन बनाकर डाला है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड रोग से, इसमें मैंने पोषण के क्वेश्चन तो डाले ही है लेकिन मानव रोग के भी क्वेश्चन डाले जो मैंने पिछला चैप्टर आपको पढ़ाया था। इससे क्या होगा कि हाथों हाथ साथ का साथ हमारा रिवीजन भी होता रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन है जो मानव रोग के डाले, बाकी फूड एंड न्यूट्रिशन और वाइटामिन के इसमें क्वेश्चन मुख्य रूप से है। तो देखेंगे टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क, अग्नाशय, आमाशय और आंत। तो आंतें यानी कि इंटेस्टाइन। टाइफाइड में क्या होता है? इसका अन्य नाम क्या है? मोतीझरा। और इसकी जो मैंने टेस्ट बताया था वो कौन सा टेस्ट था? विडॉल टेस्ट। तो इसमें इंटेस्टाइन प्रभावित होती है जिसमें वोमिटिंग होना, दस्त होना आदि इससे हो सकते हैं। तो टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो है आंतें यानी कि इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है? कि ये आनुवांशिक रोग दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन, हीमोफीलिया एंड टे सेक्स व्याधि। तो इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग है जो यौन संबंधित है? तो इसका ऑप्शन देखें हमने, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन, हीमोफीलिया और टे सेक्स व्याधि। तो इसका आंसर होगा हीमोफीलिया। वैसे तो ये जेनेटिक डिजीज है जो एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो रोग निरंतर चलते रहते हैं उनको आनुवांशिक रोग कहा जाता है। और ये एक यौन संबंधित रोग है। इसके एक्स, वैसे ये नॉर्मली देखा जाए तो एसटीडी नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर वैसे सारे ऑप्शन गलत हैं लेकिन फिर भी अगर हमें लगाना पड़े तो हीमोफीलिया ही लगाएंगे क्योंकि ये एक आनुवांशिक रोग है और पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लक्षण को बताते हैं। तो ये एसटीडी नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यह है यौन संबंधित रोग है और आनुवांशिक रोग है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पीलिया यानी कि जोंडिक में दुष्प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग है जो जोंडिक में प्रभावित होता है? तो इसके ऑप्शन है छोटी आंत, अग्नाशय, आमाशय और यकृत। तो इसका आंसर होगा यकृत यानी कि लीवर। इसमें पीलिया यानी कि जोंडिक में, क्योंकि इसमें क्या होता है, लीवर में बिलीरुबिन, और बिलीवर्डिन वर्णकों का स्तर बढ़ जाता है यानी कि इनका लेवल बढ़ जाता है जिससे क्या होता है, शरीर में पीलापन आ जाता है और मूत्र का रंग भी पीला हो जाता है। वैसे साधारण रूप से देखा जाए तो मूत्र के पीलापन का कारण क्या होता है? तो मूत्र में पाया जाने वाला यूरोक्रोम उसके पीलापन का कारण होता है। लेकिन यहां देखा जाए तो इसमें क्या होता है, यकृत में यानी कि लीवर में जोंडिक रोग में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो पिगमेंट्स हैं इनका स्तर बढ़ जाता है यानी कि इनका लेवल बढ़ जाता है जिससे क्या होता है, शरीर में पीलापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा या गोइटर डिजीज हो जाती है? तो आप सभी जानते हो वन लाइनर क्वेश्चन है, आयोडीन। आयोडीन की कमी से गलघंट, घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हेजा यानी कि कोलेरा रोग का कारक क्या है? तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। जब मैंने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ाई थी तो इसकी पूरी आपको ट्रिक बताई थी, टीटी डिक्की में पक्की कुछ काली टिकटे नहीं है। और हे से क्या बना था? हेजा। हेजा यानी कि कोलेरा, और इसके जो जीवाणु का नाम था उसका नाम था विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी, इसके जो जीवाणु का नाम था वो भी हमें ध्यान रखना है। विब्रियो कोलेरी, हेजा या कोलेरा, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु से होने वाला रोग है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। खसरा यानी कि मिजल्स रोग का कारक क्या है? तो ये एक वायरल डिजीज है। जब हमने वायरल डिजीज को डिस्कस किया था तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पर छापो। तो ख से क्या बना था? खसरा। खसरा एक वायरस से होने वाला रोग है और रूबियोला इसका वायरस होता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कैंसर के उपचार में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी या कीमोथेरेपी? तो आपका आंसर होगा कीमोथेरेपी। तो कैंसर के उपचार में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी में क्या होता है? विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, इन रसायनों की सहायता से यानी कि इन केमिकल्स की सहायता से इसका उपचार किया जाता है कैंसर का। विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, जहां भी विन आ जाए वहां कैंसर का नाम आता है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, हृदय की गति का रुक जाना, हृदय पर जीवाणु का हमला, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो इसका कारण क्या है? आंसर ऐसा ही होगा, क्योंकि हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी यानी कि ब्लड, जो हार्ट को है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो उससे क्या होता है? दिल का दौरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, रेटिना के छोटा होने से, और ऑप्शन डी। तो नेत्र गोलक के छोटा होने से आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है, नेत्र गोलक के छोटा होने से। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं। दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है? दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसमें क्या होता है? दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, इसके नाम में केमिकल लोचा हो सकता है, ध्यान रखना। दूर की वस्तु, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। यानी कि इसमें जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब रेटिना के यानी कि दृष्टि पटल के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे
बनता है। और इसके इलाज के लिए, इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है? इसके लिए दूरदृष्टि दोष के लिए, इसके लिए उत्तल लेंस, कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए? दूरदृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी और पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, तो इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनता है। तो इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, इसको मैं आपको ट्रिक के साथ बता देता हूं। हाइपरमेट्रोपिया, इसके लिए लेंस जो है साथ का साथ ही मैं इनका उपचार दोनों का साथ में बताऊंगा। इसके साथ देखो आप निकट दृष्टि दोष, इसको ट्रिक के माध्यम से बताना इसलिए बचा रखा है, निकट दृष्टि दोष। इसको कहते हैं मायोपिया। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। और इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। रेटिना यानी कि दृष्टिपटल यानी कि आंखों का पर्दा, रेटिना से आगे या पहले बनता है, बन जाता है। अब लेंस की बात करेंगे हम इन दोनों के उपचार के लिए। इसके लिए कौन से लेंस का हमें चश्मा पहनना चाहिए, तो इसके लिए जब दूरदृष्टि दोष है तो इसके लिए कौन से लेंस का उपचार, इसके उपचार के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाएगा, और निकट दृष्टि दोष है तो इसके उपचार के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो जब दूरदृष्टि दोष है तो इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा, और निकट दृष्टि दोष है तो इसके लिए अवतल लेंस, अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव। अवतल लेंस, और यह है उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन आया तो मैंने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। यानी कि दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसके नाम से याद रखना, दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, और इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, वो रेटिना के पीछे बनता है। तो इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर हमने देखा निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, और इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है यानी कि रेटिना के आगे बन जाता है। और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है, तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन। तो
फ्लोरीन का संबंध दांतों की विकृति से है। जैसे एक स्टेटमेंट भी है, दांत पीले हड्डी जाम फ्लोरोसिस की यही पहचान। तो फ्लोराइड की कमी या अधिकता से दांतों की विकृति हो जाती है। वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट ध्यान रखना है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है और मुड़ने लगती है। और वयस्क में यानी कि एडल्ट में ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में यानी कि चाइल्ड्स। और एडल्ट्स में होता है, एडल्ट्स में ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया ये एडल्ट्स में होता है। किससे? विटामिन डी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से इससे रतौंधी होता है, रतौंधी है, डर्मेटाइटिस है, जीरोफ्थेल्मिया है, और केरेटोमलेशिया भी विटामिन ए की कमी से होने वाला एक अन्य रोग है। केरेटोमलेशिया तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी है, डर्मेटाइटिस है, जीरोफ्थेल्मिया और केरेटोमलेशिया है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और विटामिन के की कमी से क्या होता है? इससे ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो आम, बेर, आंवला और पपीता। तो आपने देखा होगा जैसे आंवला, नींबू, संतरा, खट्टे फल ये विटामिन सी की पूर्ति करते हैं और स्कर्वी रोग से बचाते हैं। तो इनके सोर्स ध्यान रखना है, सोर्स में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द किसने दिया? तो जब मैंने क्लास पढ़ाई थी तो आपको बताया था 1912 में विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। और इसका नोमेनक्लेचर किसने किया? तो वो भी फंक ने किया। लेकिन इसकी डिस्कवर्ड में दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। पहला आता है फंक का और सेकंड आता है हॉपकिंस का। तो इसकी खोज किसने की? फंक ने। और इसका नामकरण भी किसने किया? फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ऑप्शन है चावल, गाजर, बैंगन और नींबू। तो विटामिन ए का सोर्स कौन सा है? तो विटामिन ए का जो बेस्ट सोर्स है वो है गाजर यानी कि कैरेट। ये चावल है, इससे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा। और विटामिन ए को ए का अन्य नाम क्या है? ए का अन्य नाम है संक्रमण रोधी विटामिन। और ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक एसिड। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो विटामिन सी ही नष्ट होता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन है? यानी कि फोलिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल और साइटिक अम्ल। तो निम्न में से कौन सा विटामिन है? तो फोलिक एसिड को विटामिन कहते हैं। और विटामिन कौन सा? B9। विटामिन B9 का जो केमिकल नेम है वो फोलिक एसिड है। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर और राई का तेल। तो विटामिन ए का जो बेस्ट सोर्स है वो है अंकुरित अनाज। और विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाए तो ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। और टोकोफेरोल की कमी से क्या होता है? इनफर्टिलिटी यानी कि जनन क्षमता में कमी आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो आपके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन डी यानी कि विटामिन के। अगर नीचे नहीं दिख रहा हो इसलिए मैंने उसको ऊपर लिख दिया विटामिन के। और इसका रासायनिक नाम क्या है? नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन।
या इसको फिलोक्विनोन भी कहा जाता है, फिलोक्विनोन। इससे क्या होता है, इसकी कमी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। विटामिन के, ये मैंने इसको याद रखने का तरीका बताया था, जहां भी क्वी आए वहां विटामिन के, और विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन फिलोक्विनोन है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनना, यानी कि ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई लिंग ग्रंथियों की सामान्यतः क्रिया में महत्वपूर्ण है, और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विटामिन ई की कमी से क्या होता है, इनफर्टिलिटी यानी कि जनन क्षमता में कमी आना। तो विटामिन ई की पूर्ति होगी तो क्या होगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के यकृत के तेल में किस विटामिन की यानी कि किसकी प्रचुरता होती है? तो मछली के यकृत का तेल विटामिन डी का सोर्स, जब हमने पढ़े थे तो इसका डिस्कस किया था। दूध से मछली के यकृत के तेल से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपके ऑप्शन है ए, सी, डी और ई। तो आपका ऑप्शन है सी। मैंने बताया था बी और सी, यानी कि भैंस, ये जल में घुलनशील विटामिन है, बी और सी। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, ये गई भैंस पानी में, भैंस कहाँ गई, पानी में। तो बी और सी, बी पूरा कॉम्प्लेक्स होता है और सी विटामिन है यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, और बी1 होता है थायमिन, बी2 होता है राइबोफ्लेविन, बी3 होता है नियासिन, बी5 होता है पेंटोथेनिक एसिड, बी6 होता है पायरिडॉक्सिन, बी7 होता है बायोटिन, और बी9 होता है फोलिक एसिड, और बी12 होता है अपना साइनोकोबाल्मिन। और विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो ये बी कॉम्प्लेक्स है, और सी है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये जल में विलेय यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है। कौन सा, विटामिन बी और सी। और इनके अलावा जो भी बचे ए, डी, ई और के, ये क्या है, ये लिपिड सोल्यूबल है। ये लिपिड सोल्यूबल वाइटामिन्स है, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इसको क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम था रेटिनोल, और इसका अन्य नाम क्या था, संक्रमण रोधी विटामिन। तो ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कौन सा विटामिन, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी मैंने बताया एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। निम्न में से विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी विटामिन जल में विलेय है यानी कि वाटर सोल्यूबल है, उनका स्टोरेज हमारे शरीर में नहीं होता है। जो भी विटामिन जल में विलेय है वो मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इनकी अतिरिक्त मात्रा को यूरिन से बाहर निकाल देते हैं, तो इनका स्टोरेज हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन बी और सी, इनका स्टोरेज हमारे शरीर में नहीं होता है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तो ऑप्शन बी यानी कि विटामिन सी। तो ये शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबाल्मिन, और इसका क्या कार्य है, ये इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, और इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये आरबीसी के परिपक्वन में और उसके विकास में सहायक होते हैं। और B12 का अभी मैंने बताया, B6 का बताया, और विटामिन के बारे में बताया। तो B6 को क्या कहते हैं? B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और इसकी कमी से भी एनीमिया हो जाता है। और विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से हो जाता है किलोसिस, यानी कि होठों का किनारों से फटना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो अभी हमने देखा था विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है, तो गाजर। अगर गाजर के बाद दोस्तों इसमें हमें थोड़ा सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो गाजर में। अगर उसके बाद आम में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, मैंगो को। गाजर के बाद आम में और आम के बाद ये पपीता में पाया जाता है। तो यहां थोड़ा सा प्रायोरिटी का खेल है, थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले अगर इसमें चारों ऑप्शन में गाजर अगर ऑप्शन होता तो हम उसको ही सही लगाते, क्योंकि गाजर एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। और फिर उसके बाद आम है और उसके बाद पपीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैंने बताया था विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, और इसके बाद जीरोप्थेल्मिया, केरेटोमलेशिया और डर्मेटाइटिस, ये भी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। जिसमें क्या होता है, जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है, ड्राइनेस ऑफ आइज, मतलब आंखों का शुष्कपन होता है। फिर केरेटोमलेशिया में क्या होता है, इसमें आंखों में संक्रमण हो जाता है, यानी कि आंखों में सूजन आ जाती है। फिर हमने देखा डर्मेटाइटिस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, त्वचा में संक्रमण होता है, इससे त्वचा प्रभावित होती है। तो विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यानी कि विटामिन ए का स्टोरेज कहां पर होता है, तो विटामिन ए का स्टोरेज लीवर में होता है, यानी कि यकृत, लीवर। विटामिन ए का स्टोरेज लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ में आपके विटामिन आ जाते हैं, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये आपके रक्षात्मक पदार्थ में आ जाते हैं। जिसमें सबसे मुख्य किसको माना जाएगा, तो सबसे मुख्य विटामिन को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो ईंधन का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट, जल, प्रोटीन और विटामिन। तो ईंधन का काम करेंगे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को सबसे पहले ऊर्जा मिलती है। जैसे आपने देखा होगा खिलाड़ियों को, और जैसे मरीज को अस्पताल में ले जाते हैं, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, खिलाड़ियों को ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, पाचन स्टार्ट होता है हमारी मुख गुहा में स्थित टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम से इसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले और सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। लेकिन अगर किलोग्राम प्रति किलोग्राम के आधार पर पूछा जाए, प्रति ग्राम के आधार पर पूछा जाए, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से मिलती है, लिपिड से। और अगर सामान्य रूप से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, सबसे पहले ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे प्रति ग्राम, ये क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो है लिपिड। और 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? अब जो मैंने बताया था आपको, अगर प्रति ग्राम के आधार पर दिया जाए तो आंसर होगा लिपिड, लेकिन अगर सामान्य रूप से पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट को किससे जल्दी, अभी अभी मैंने बताया था जल्दी और ज्यादा ऊर्जा लेनी हो तो वो है कार्बोहाइड्रेट। यहां लिख देता हूं मैं ऑप्शन डी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे पहले क्या दिया जाता है, ग्लूकोज, जिसका सूत्र क्या है C6H12O6। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 में मिलने से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या विटामिन से। तो मानव शरीर में जो टिश्यू है उनका फॉर्मेशन होता है प्रोटीन से, इसीलिए तो प्रोटीन को शरीर का निर्माणकारी पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि इससे उत्तकों का निर्माण होता है। उत्तक से तंत्र बनते हैं, तंत्र से अंग बनता है और अंग से शरीर बनता है। तो शरीर का निर्माणकारी पदार्थ है प्रोटीन, और प्रोटीन से शरीर के उत्तकों का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? तो अभी अभी मैंने बताया शरीर का निर्माण करने वाला पदार्थ प्रोटीन है। वैसे प्रोटीन से ऊर्जा भी मिलती है, लेकिन अगर ऑप्शन में शरीर का फॉर्मेशन यानी कि बॉडी फॉर्मेशन यानी कि शरीर का निर्माण करने वाला पदार्थ आ रहा है तो इसको ज्यादा सही माना जाएगा। प्रोटीन, वैसे जब मैंने इनका डिवाइडेशन पढ़ाया था तो प्रोटीन से ऊर्जा भी मिलती है, प्रोटीन शरीर का निर्माणकारी पदार्थ भी है और प्रोटीन शरीर का रक्षात्मक अवयव या सुरक्षात्मक अवयव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से है, आपके ऑप्शन है अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? तो एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। लेकिन अगर मूल रूप से एंजाइम पूछा जाए तो ये प्रोटीन ही सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दालों में तो प्रोटीन होता है जिसका नाम है प्रोलेमिन्स। दालों में कौन सा प्रोटीन? तो प्रोलेमिन्स। फिर मांस, दूध और चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है क्योंकि चावल में क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो दालों में पाया जाता है। दूध में कौन सी प्रोटीन? तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है और दाल में प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाई जाती है। मांस में भी प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों में मायोसिन और एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है वो मांसपेशियों में या मांस में पाई जाती है, लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं पाई जाती। ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? तो सोयाबीन में। जब मैंने आपसे चैप्टर डिस्कस किया था तो मैंने बताया था सर्वाधिक मात्रा में जो है वो प्रोटीन सोयाबीन में होता है, जिसके बाद अंडे, दूध और इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो वसा, हार्मोन, प्रोटीन और विटामिन्स। तो मुख्य रूप से विटामिन से। वैसे तो हार्मोन से भी ऊर्जा सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होती है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में विटामिन है, विटामिन, तो विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। वैसे जब हार्मोन है तो हार्मोन से भी नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में। अगर इनको देखा जाए, यहाँ ऑप्शन को अवॉइड करना पड़ेगा तो हम इसको अवॉइड करेंगे। अगर विटामिन ऑप्शन में है तो विटामिन हमारे शरीर का रक्षात्मक या सुरक्षात्मक अवयव है, तो इससे ऊर्जा नहीं मिलती। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो आपके ऑप्शन है माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज और सेल्यूलोज। तो ग्लूकोज एक सरलतम कार्बोहाइड्रेट है जो तत्काल यानी इमीडिएट एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज, जिसका सूत्र है C6H12O6। एथलीट को जब तेज दौड़ता है तब उसको ग्लूकोज दिया जाता है क्योंकि इससे तत्काल इमीडिएटली एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। एक्टिन और मायोसिन मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन है और एग्लूटिनिन, तो ये रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं से संबंधित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों में निम्न में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन, कैल्शियम। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, कैल्शियम। तो दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार है तो ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि ये इसमें क्या होते हैं? एल्गी यानी कि शैवाल, इसलिए ये आयोडीन का इंपॉर्टेंट सोर्स है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये अभी मैंने बताया शैवाल यानी कि एल्गी, क्योंकि समुद्री खरपतवार होता है उसमें क्या होता है? शैवाल, और शैवाल क्या है? आयोडीन का एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक के पत्तों से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? यानी कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा? तो ये आयरन
पालक के पत्तों में या हरी पत्तेदार सब्जियों में भरपूर मात्रा में क्या होता है, लौह तत्व यानी कि आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? यही क्वेश्चन मॉडिफाई हुआ तो पालक से प्राप्त करता है, यानी कि स्पिनच, पालक के पत्तों से या हरी पत्तेदार सब्जियों से, और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी सबसे ज्यादा किससे? स्पिनच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरपूर लौह तत्व होता है तो हरी सब्जियां, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? तो लैक्टोज। लैक्टोज ऐसी शुगर है जिसके कारण इसको मिल्क शुगर कहते हैं, यानी कि मिल्क शुगर। मिल्क शुगर यानी कि लैक्टोज को क्या कहते हैं? दूध की शर्करा, और इसके कारण ही दूध मीठा होता है। सुक्रोज, तो इसको तो क्या कहते हैं? रसोई घर की शर्करा। रसोई घर की शर्करा या इक्ष्यु शर्करा, इक्ष्यु शर्करा या गन्ने की शर्करा, इनके अन्य नाम भी ध्यान रखने हैं, यानी कि केन शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना। मैसूर में, और मैसूर कौन से राज्य में है? तो ये कर्नाटका में है। तो ये 49 क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन और लिखो। पूरे 50 हो जाएंगे, एक क्वेश्चन और लिख लो 50। निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन सी, आपके ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। अगर ऑप्शन ई भी हो, ऑल ऑफ द अबाव, अगर ऑप्शन ई हो ऑल ऑफ दी एबाउ, तो इसका निश्चित रूप से आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि सारे ही विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विटामिन सी अगर इसकी कमी हो जाएगी तो स्कर्वी रोग हो जाएगा, अगर डी की कमी हो जाएगी तो इससे ऑस्टियोमलेशिया या जो रिकेट्स वो रोग हो जाएगा, ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाएगी, और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमें इन चारों ऑप्शन में से एक को चूज करना हो कि कौन सा विटामिन शरीर के लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन अगर सर्वाधिक इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। क्यों? क्योंकि विटामिन सी क्या है? ये एक जल में विलीय विटामिन है जिसका संग्रहण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसका संग्रहण हमारे शरीर में यानी कि इसका स्टोरेज नहीं होता है, तो इसकी प्रतिदिन सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और विटामिन सी में जो है सब्जी पकाते समय या सब्जी को काट के धोने से विटामिन सी नष्ट होता है, और जो ह्यूमन सीमन है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो आज हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, कल इसके हम पूरे जो आपके पूरा सिलेबस है उसके आए हुए 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।